आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। जिसकी डिग्री फर्जी थी उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। ये कौन नहीं जानता है? 2017 के पहले क्या स्थितियां थी कौन नहीं जानता है? क्या नहीं होता था? आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। और ये कौन नहीं जानता है इस बात को? पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ माननीय अखिलेश जी ने कहा था, आंकड़ा भी दिया था कि वो 3 लोग भर्ती हुए थे ऐसे, और आपके सामने बात स्पष्ट। पांडे जी, मैं उसी इस पे आ रहा हूं। दूसरा उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेकर ढूंढते थे, घूमते थे, और उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। ये कौन नहीं जानता है? और यही नहीं, इस समय भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं, और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं। क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें। और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साहब, सिफारिश किए बगैर न केवल हमारी नियुक्ति हुई है, बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। मैं फिर से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में आकर के मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे तो इसमें उनकी गरिमा भी बढ़ेगी और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। उनके जो मुद्दे थे, मुद्दा उचित है लेकिन तथ्यहीन थे, अपुष्ट थे। उनमें कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके बारे में कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके।
सरकार की नीयत साफ है, नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट का मिशन है, आज उसका बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। 12 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक इस स्किल मिशन के साथ जोड़ा गया है। 6 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास के दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ा प्लीज काइंडली एड्रेस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया? ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है? दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तीसरी चीज, 400 रुपया कब तक आप पेंशन देंगे? कब तक? ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्ध पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2,000 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? चौथी चीज, आवास योजना जो आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका सपना है, अच्छी बात है, उसको आप इस राशि को कब बढ़ाएंगे? ये राशि बहुत कम है और इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता, ये राशि गमन हो जाता है। ओडीएफ जो शौचालय की व्यवस्था है, इसमें भी राशि बिल्कुल कम है, इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। चौथी चीज, पांचवी चीज, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोईया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनबाड़ी को सेविका को 25,000 और सहायक सेविका को 18,000, आशा और रसोईया को आपने इस पर कोई ग्रांट में भी और बजट में भी आपने नहीं लाया। आप कहते हैं आयुष्मान भारत, आप जो पैसा देते हैं उसमें क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल वाला 20 लाख 40 लाख का बिल बना देता है, 7 लाख 8 लाख का बिल बनाता है। आप सोचिएगा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा क्या आयुष्मान भारत में आप ऐसा करिए मंत्री महोदया जी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच और दवाई को आप फ्री कर दीजिए, आप मत दीजिए आयुष्मान, कृपया आप इतना चेयर को एड्रेस कीजिए, इतना चीज फ्री कर दीजिए। चौथी, सभापति महोदय थैंक यू, 2 लाख करोड़ रुपया हम पर बिहार में कर्ज है, 2 लाख करोड़ रुपया, और
बिहार सरकार आज नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान हो कोई भी हो, उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री गांधी मैदान में विशेष राज के दर्जा की बात की थी। लेकिन जब हम लोग अटल जी के समय, हम लोग नीतीश जी और भी सभी साथियों के नेतृत्व में मिले थे, तो हम लोग विशेष पैकेज का एक बड़ा रूल दिया था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि बिहार की जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं टोटल आप उठा लीजिए, सासाराम से लेकर के, और जितने जूट मिल कटिहार से लेकर के जितने चीनी मिल है, सारी फैक्ट्रियां, इसको रिहेबिलिटेशन के लिए आप एक विशेष पैकेज दीजिए। उसको भी आपने नहीं किया। हमारी लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। झारखंड में HCL से लेकर के लगभग 43% फैक्ट्रियां, गिरिडीह हो, धनबाद हो, बोकारो हो, स्टील फैक्ट्री हो, लगभग बंद हो गई। तो मेरा है विशेष राज और विशेष पैकेज। जब आप बात करते हैं कोई भी चीज, तो जरूर इस बात पर ख्याल रखा जाए कि विशेष राज पर आप क्या चाहते हैं। आप अपनी बात समाप्त कीजिएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सर बिहार दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश है। आप इसको समझिए। हमारी जो GDP अभी जो हमारे यहाँ सर में हमारे यहाँ जो जाति जनगणना हुई है महोदय, उस जाति जनगणना में सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दुनिया में सबसे निचले पदार्थ पर हम हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर कीमत पर महोदय, आप बेरोजगारी भत्ता की बात मैं आपसे करूंगा। सबसे ज्यादा दुनिया में महोदय पलायन और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार की है, और निरक्षरता भी, मतलब एजुकेशन ग्रोथ हमारा सबसे नीचे है। और इसके लिए हम चाहते हैं पेंशन, छात्रवृत्ति, युवा बेरोजगारी कम से कम 5,000 से 6,000 रुपया आप देने का। अब मैं अपने क्षेत्र पर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। अपने क्षेत्र पर महोदय, हमारे हम अपने क्षेत्र पर बात खत्म करेंगे। मक्का, मखान, मछली और चाय बागान, इस पर हम आपसे आग्रह करेंगे हृदय से कि आप कोसी सीमांचल के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए आप कम से कम इस योजना पर कम से कम 5 फैक्ट्री मक्का, मखान और चाय पत्ती पर आप देने का कष्ट करें। तीसरी चीज हाई डैम, हमारा सपना है हाई डैम, और जो नया भीमनगर बैरेज को रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके लिए आपसे मैं बजट का 1 मिनट लास्ट करता हूं। अंतिम 2 बात है अध्यक्ष जी। पहली बात है पर्यटन। बिहार के निर्माण में पर्यटन का सबसे बड़ा भूमिका है, और बिहार के निर्माण में 2 भाग है, एक है बाढ़, एक है सुखाड़। सर लास्ट कर रहा हूं सर। उसमें जब 2 भाग है, उसमें क्या है कि सर हमारा 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग क्या होते हैं, लगभग हमारा पूरी योजना खत्म हो जाती है। उसके लिए रेल योजना पर बहुत बहुत धन्यवाद। रेल योजना पर आप माननीय श्री फ्रांसिस जॉर्ज।